हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप कि आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम की बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस का हाफ ईयरली का पेपर कि आप लोगों का जो पेपर है वो किस तरीके का आएगा। अब ये देखो, ये ऑफिशियल सीबीएसई का पेपर है। और एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि जो आपके हाफ ईयरली के एग्जाम होंगे, ये जो एग्जाम है इनका पेपर सीबीएसई खुद से नहीं बनाते। तो ये पेपर कहां से आया मेरे पास में, आपके पास में सवाल आएगा। तो ये देखो, ये जो पेपर है ये मैंने है ना, जो कि सीबीएसई के एफिलिएटेड कुछ स्कूल्स होती है जिनके अंदर सीबीएसई अपना खुद का ऑफिशियल पेपर भेजता है, तो उसी अकॉर्डिंग ये पेपर रहने वाला है। और इसका जो सिलेबस है वो भी आप लोगों के 50% सिलेबस है। जो भी आप लोगों का स्कूल का सिलेबस होगा उसी तरीके के इसमें क्वेश्चन है। जो पैटर्न आप लोगों के स्कूल में होगा वही पैटर्न आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से ये जो पेपर है ये आप लोगों के लिए एक तरीके का जैकपॉट है कि भैया एग्जाम से पहले हमें ये पता लग जाए कि हमारा एग्जाम कैसा होगा, तो कितनी ज्यादा बढ़िया बात होगी। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्त के साथ में शेयर करना। लाइक करना नहीं करना वो आपकी मर्जी, सब्सक्राइब करना, लेकिन इसको शेयर जरूर से करना ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच पाए। क्योंकि देखो, अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हाफ ईयरली के पेपर नहीं मिल रहे क्योंकि ऐसी कोई बुक भी नहीं आती, ऐसा कुछ आता भी नहीं जिससे कि हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। तो मेरा मोटिव यही है कि आप लोगों को वन ऑफ द बेस्ट चीज मैं प्रोवाइड करवा सकूं, तो इसीलिए ये मैंने पेपर डिजाइन किया है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये पेपर किस तरीके का होने वाला है। तो ध्यान से सुनो मेरी बात। सबसे फर्स्ट मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि आपका जो फाइनल के अंदर इसका वेटेज रहने वाला है वो रहने वाला है ओनली एंड ओनली 20% रहेगा, जिसके अंदर कि आप लोगों के इंटरनल मार्क्स भी रहेंगे, एक्सटर्नल मार्क्स भी रहेंगे, 20 मार्क्स यहां पे रहेंगे। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि भैया इसका पैटर्न कैसा होगा। तो सबसे फर्स्ट ये बात ध्यान में रखना कि इसका जो टाइम है वो रहने वाला है 3 आवर्स का इसका टाइम रहेगा। और इसके लिए आप लोगों को 80 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। अब ये जो 80 मार्क्स हैं इसके अंदर ये बात ध्यान में रखना कि सबसे फर्स्ट में आप लोगों को जो देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आप लोगों के सभी चैप्टर में से होंगे। फिर नंबर सेकंड के ऊपर आपको जो देखने के लिए मिलेंगे वो मिलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप जो कि 2 मार्क्स के होंगे। फिर उसके बाद में आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देन फिर इसके बाद में 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये तो नॉर्मल से जैसे कि क्वेश्चन आंसर जैसे कि आपके बुक में ना वैसे यहां पर देखने को मिलेंगे। और लास्ट के अंदर जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो मिलेंगे आपको केस बेस्ड क्वेश्चन, जिनके अंदर कि आप लोगों को जैसे थ्योरी दी जाती है कि भाई ऐसा ऐसा है तो इसके बेसिस के ऊपर आपको बताना है। तो ये सिंपल सा आप लोगों का फॉर्मेट है किस तरीके का आपका पेपर होगा। तो अभी हम लोग ये पेपर सॉल्व करेंगे तो इससे आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। तो मेक श्योर कि आप सभी को ध्यान से देखो, आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। एंड मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लो ताकि और भी पेपर आए तो वो आपको पता लग जाए। सब्सक्राइब का बटन आपके लिए होता है कि भैया अगर कोई भी नई वीडियो आ रही है तो आप लोगों को उसके बारे में पता लगे। अब इसके अंदर 4 सेक्शन हो सकते हैं। अब 4 सेक्शन में कौन से होंगे। जो सेक्शन नंबर ए होगा, सेक्शन नंबर ए के अंदर आएंगे 1 मार्क के क्वेश्चन। अब ये 1 मार्क के जो क्वेश्चन है ये हो सकता है कि आपके एमसीक्यू हो या फिर ये 1 लाइन वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं पर सेक्शन बी जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर जो कि आपको देखने होंगे। फिर इसी तरीके से सेक्शन सी के अंदर 3 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं और इन सभी के अंदर आपको चॉइस भी मिलेगी। और फिर उसके बाद में सेक्शन डी जो है उसके अंदर आप लोगों को 5 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरीके से करके आपका 80 मार्क्स का पेपर रहेगा और आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये ऐसा कंपलसरी होता है। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो आप एग्जाम के अंदर अगर उसका फॉर्मूला भी लिख के आते तो भी आपको उसके मार्क्स मिलेंगे क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है और इसके आपको लिख लिख करके प्रैक्टिस करनी है ताकि आप बहुत ही अच्छा कर पाएं। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए के अंदर जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 1 मार्क का। आपको एग्जाम के अंदर ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। वी ऐसे होते मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में, एक लाइन भी नहीं तो एक वर्ड में भी आप इनको लिख सकते हो। इसके लिए आपके मार्क्स नहीं कटने वाले। ठीक है, और ये जो सेक्शन ए है इसको लास्ट में करिएगा क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई बार हम ज्यादा टाइम लगा देते, लास्ट में हम इसे कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर की हमें हीट जो है उसे देनी होती है, हम बाहर से हीट देते हैं। तो अब सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है बर्निंग ऑफ कोल। तो जब कोयला जलाते हैं तो हमें बाहर हीट मिलती है, तो ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। फिर इसका में डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू अ कंपोस्ट। तो ये भी क्या होता है कि
इसमें भी एनर्जी बाहर निकलती है, इसको एनर्जी देनी नहीं पड़ती, तो ये भी नहीं है। फिर इसके बाद में यहाँ पर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो जब कभी भी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो इसके अंदर एक्सोथर्मिक, जब कभी भी आप सांस लेते हो तो जब आप एक बार देखना कि यहाँ पर जो हीट रिलीज होती है ना कि हीट हमें लेनी होती है, तो ये भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ एन द कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर इसमें क्या है कि जो आपकी ये जो रिएक्शन है, जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या होता है, ये होता है CaCO3। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा। हीट करोगे जब ये आपको यहाँ पर Ca और इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक, क्योंकि हमने इसमें अंदर हीट दिया था। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर की कहा गया कि बेसिक सॉल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सॉल्ट। अब देखिए बेसिक या फिर एसिडिक कौन सा होता है, आपको एक बार छोटा सा एक कंसेप्ट सिखा देता हूं कि अगर एसिडिक की बात करी जाए कि कोई सॉल्ट एसिडिक है तो जो उसमें होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और अगर बात करी जाए वहीं पर ही बेसिक की, तो बेसिक के अंदर जो होगा वो होगा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से वाला स्ट्रॉन्ग है, कौन से वाला वीक है। तो यहाँ पर Na2CO3 की अगर बात करें तो ये किस तरीके से फॉर्म हुआ होगा, ये होगा NaOH और उसी के साथ में इसकी फॉर्मेशन होगी H2CO3। तो ये वाला जो एसिड है ये वीक एसिड है। तो यहाँ पर बेस क्या होगी, ये होगी स्ट्रॉन्ग बेस। जब बेस स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिक सॉल्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट है, आंसर तो आ गया। लेकिन अभी हम देखते हैं कि बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो किस तरीके के हैं। तो ये भी आपको सीखना होगा कि किस तरीके से सॉल्व करने हैं। हम तो सॉल्व कर रहे हैं तो हम पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे ताकि आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा कर पाए। अब जैसे कि अगर बात करें NH4Cl की, तो NH4Cl के अंदर क्या होगा, NH4OH रहेगा और उसी के साथ में यहाँ पर HCl रहेगा। तो यहाँ पर जो HCl है ये क्या है, ये है एक स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये कैसा होगा, ये होगा एसिडिक सॉल्ट। फिर उसके बाद में NaHNO3 की बात करें तो यहाँ पर होता है NaOH और इसी के साथ में है HNO3। अब ये दोनों के दोनों क्या है, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये क्या है, ये है स्ट्रॉन्ग बेस। जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं तो यहाँ पर जो मिलता है हमें सॉल्ट, वो मिलता है न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। ये हो गया न्यूट्रल सॉल्ट के लिए, क्योंकि दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है तो ये हो गया यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्ट। इसी तरीके से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि KCl किस किस से मिलकर के बनता है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर एक बार जरूर से बताओ कि किस किस से मिलकर के KCl बनता है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आता है यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को देख करके आपको एग्जाम में लगेगा कि यार ये ऐसा कैसे क्वेश्चन आ सकता है। ये जो क्वेश्चन है ये है 4 मार्क्स का। अब 4 मार्क्स का ऐसे नहीं कि आपको इसमें बहुत कुछ लिखना होगा, इसमें आपको MCQ की फॉर्म में पूछा है। अब सबसे पहले आपको क्या गिवन है कि एक टेबल A है जिसके अंदर की ब्लड ग्लूकोज का चार्ट गिवन है और टेबल B है जिसके अंदर की ब्लड रिपोर्ट दी हुई, एक पेशेंट X है, एक पेशेंट Y है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो है यहाँ पर डेटा उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया, अगर उसके ब्लड का जो लेवल है ग्लूकोज का वो अगर 380 से लेकर के 215 तक रहता है तो ये जो है उसको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। फिर इसके बाद में अगर ठीक ठाक है कि मतलब 180 से 150 तक है तो एकदम से ठीक है, और अगर उससे भी कम है तो वो एक्सीलेंट कंडीशन में। अब उसके बाद में यहाँ पर आपको डेटा गिवन है। अब ये डेटा से आपको कंक्लूड करना होगा कि क्या है क्या नहीं है। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं इसके। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते तो यहाँ पर बोला गया कि रेफर to table B showing the blood report for the levels of glucose of the patient X and Y। जैसे कि ये जो टेबल है ये आपको बता रही है कि पेशेंट X का है, ये पेशेंट Y का है। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर क्या बताना है कि इन्फर द डिजीज विच कैन बी डायग्नोज फ्रॉम द गिवन डेटा। तो यहाँ पर बात करी गई है यहाँ पर किसकी, ब्लड ग्लूकोज की। तो ब्लड ग्लूकोज से जो हो सकता है जिससे कि जो बीमारी होती है वो होती है यहाँ पर डायबिटीज। तो डायबिटीज होगी इसकी डिजीज। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई द हार्मोन हुज लेवल इन द ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अबव डिजीज। तो ये किस हार्मोन की वजह से होता है, ये होता है इंसुलिन की वजह से। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं, देखो अब ये क्वेश्चन है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड लिखना है आपको, इसमें ज्यादा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड लिखोगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइट्स वुड यू रिकमेंड टू अफेक्टेड पर्सन। तो जो आदमी को ये डायबिटीज है उसको आप कौन सी डाइट रिकमेंड करोगे। तो सबसे पहली बात है यहाँ पर हाई शुगर लो फैट डाइट एकदम से गलत है, उसको तो शुगर है, शुगर तो बहुत ही मिनिमाइज करनी है। लो शुगर हाई प्रोटीन डाइट, हाँ ये एकदम से सही है, ताकि अगर शुगर की कंसेंट्रेशन कम होगी लेकिन प्रोटीन की डाइट ज्यादा रहेगी तो उसको एनर्जी अच्छे से मिलेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर नहीं, प्रोटीन नहीं, सॉरी ये प्रोटीन नहीं आएगा,
इसके अंदर हाई फाइबर डाइट आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा फोर्थ वाले का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, मतलब फोर्थ में सी वाले का फोर्थ ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि रेफर टू टेबल ए, जिसके अंदर कि आप लोगों को कहा गया है कि सजेस्ट द वैल्यू ऑफ द मीन ब्लड ग्लूकोज बियॉन्ड विच अ डॉक्टर एडवाइस इज नेसेसरी। ठीक है, अब जैसे कि इसमें गिवन है कि आपको कब डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए, तो देखो यहाँ पे जब इसकी गुड कितने तक है, वो है 180 तक। अगर आपकी 180 से ज्यादा होती है तो यहाँ पर आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी होगी। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहने वाला है 180 मिलीग्राम पर डीएल। ठीक है, अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये है असर्शन एंड रीजनिंग का। अब ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं और इसको देख करके स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अब ये इसमें दिया गया असर्शन में ये है कि आफ्टर व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स अ शाइनी व्हाइटिश ऑन द वॉल इज ऑब्टेन आफ्टर 2 days और 3 days। ये ऐसा कहा गया कि ऐसा होता है, जो कि एकदम से करेक्ट बात है। अगर आपको ये पढ़ना है तो आपको आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें, चैप्टर नंबर 1 साइंस का, उसके अंदर आपको पेज नंबर 7 के ऊपर टॉप में आपको ये मिलेगा एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ येलो कलर का, वहां पर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो वहां पे आप इसको पढ़ना। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है, इसका रीजन क्या गया है, इसका रीजन ये दिया गया है कि यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये एकदम से गलत है। अब गलत इसलिए है क्योंकि जब कभी भी कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करती है CaO कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन जब करेगा, तो यहाँ पर कभी भी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो होता है CaHCO3 होता है, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मेशन होती है वो होती है CaCO3 की। तो इसीलिए जो रीजन है वो फॉल्स है, असर्शन है वो राइट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। देन फिर इसके बाद में आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर की कहा गया कि लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशन व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। तो जब कभी भी फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन होती है। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये होती है कि इनिशियली लाइट ग्रीन कलर चेंजेस टू द रेडिश ब्राउन कलर। तो जो इसका लाइट ग्रीन कलर था वो चेंज हो जाता है रेडिश ब्राउन कलर में। फिर इसके बाद में यहाँ पर एक कलरलेस गैस इवॉल्व होती है। फिर इसके साथ में आप बोल सकते हो कि गैस विद इन द चॉकिंग स्मेल इज इवॉल्व। तो यहाँ पर आपको गैस का नाम नहीं लिखना, आपको सिर्फ और सिर्फ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने, इनमें से कोई से भी 2 लिख देना जिससे कि आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर इसके बाद में आप आते हैं कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट व्हेन 1 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू 1 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। तो ये जो क्वेश्चन है ये है आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 से, ये एक्टिविटी से क्वेश्चन है। ठीक है, एक्टिविटी में आप लोगों ने करा होगा जिंक ग्रैन्युल वाली। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि आपको सोडियम मेटल डालना है, तो वहां पर जिंक की जगह पर सोडियम लिख देंगे। तो क्या होगी इसकी रिएक्शन बता देता हूं एक बार। इसकी जो रिएक्शन है वो इस तरीके से रहेगी कि सबसे पहले तो आप लोगों को HCl है और उसी के साथ में जब आप Na डालेंगे तो ये क्या होता है, ये होता है मेटल। एसिड प्लस मेटल क्या होता है, वो देते हैं सॉल्ट। तो यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा हमें NaCl और उसी के साथ में मिलेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये इस तरीके से इसकी रिएक्शन होती है। ये हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड जो कि NaCl है और एक हाइड्रोजन गैस मिलेगी इस तरीके से। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर की कहा गया कि राइट द केमिकल नेम एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द साल्ट यूज्ड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जब ये यूजेस पढ़ रहे थे हम किस में, चैप्टर नंबर 2 में, तो वहां पर यूजेस में आपको ये मिलेगा। तो इसका जो नाम है वो है यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो और आप इसको ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पर Na2CO3.10 ऑफ H2O। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर की कहा गया कि व्हाई डज द सन अपीयर व्हाइट एट नून। तो यहाँ पर व्हाइट इसलिए होता है क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो लाइट होती है वो लिस्ट स्कैटर्ड होती है। और अगर बात करें लिस्ट स्कैटर्ड कलर की, तो जो सबसे ज्यादा जो लिस्ट स्कैटर्ड कलर होता है वो होता है ब्लू। ये याद रखना, सबसे कम जो स्कैटर होता है वो होता है ब्लू। इसीलिए जो स्काई है वो हमें दिखता है ब्लू कलर का। देन फिर इसके बाद में आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर क्या आता है कि बोथ है स्पेरिकल मिरर एंड थिन स्पेरिकल लेंस हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर व्हाट बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि आपको इसमें बताना है कि थिन स्पेरिकल है तो कहां पर हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा कि यहाँ पर कॉनकेव आप काम में ले सकते हो, चाहे से कॉनकेव मिरर हो कॉनकेव लेंस हो, दोनों में काम में लिया जा सकता है। और अगर आपको पर्टिकुलरली जाना है तो यहाँ पर प्लेनो कॉनकेव लेंस काम में लिया जाता है।
देन फिर इसके बाद में आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर की कहा गया है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी रियल एंड इन्वर्टेड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो अब आपको ये वाला केस याद रखना होगा कि जब ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस केस के लिए क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। जब ये ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, जब इसकी इमेज हाई बनती है, और इसका जो डायग्राम है वो आप एक बार ड्रॉ कर लेना, जितने भी डायग्राम है रे डायग्राम वो ड्रॉ कर लेना, उनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर हो सकता है कि आपसे डायग्राम के 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा कि प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका करेक्ट आंसर है। देन फिर इसका चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि नेम द पार्ट ऑफ द लेंस विच अ रे पासेस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। जब उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, तो एक ही पॉइंट होता है। आप सभी को भी पता है कि इस तरीके से एक लेंस होता है। मैं थोड़ा अच्छा सा ड्रॉ करता हूं कि इस तरीके से लेंस होता है, और फिर उसके बाद में ये जो सेंटर पॉइंट होता है इसको हम ओ बोलते हैं। तो यहां से जब लाइट आती है तो वो ऐसे कैसे चली जाती है विदाउट एनी डेविएशन। तो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्टिकल सेंटर। देन फिर इसके बाद यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन है, ये सब क्या है, ये सब है 1 मार्क के क्वेश्चन, लेकिन ये क्या है, ये है सब्जेक्टिव। तो मैंने इसमें क्या करा है कि दोनों की दोनों सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डाल दिए और एमसीक्यू भी डाल दिए, तो आपको दोनों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक करो, शेयर नहीं करा है तो अपने दोस्तों के साथ में इसको जरूर से शेयर करना, और सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 10th का आपको पूरा मटेरियल 1 ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 12, जिसके अंदर की कहा गया है कि वेन्स आर द थिन वॉल्ड एंड हैविंग वॉल्स। तो इसको जस्टिफाई करना है। जब कभी भी ऐसा आता है कि जिसके अंदर आपको स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना होता है, तो आपको सिंपल सा उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। अब जैसे कि यहाँ पर अगर वेन्स की बात करिए तो आप वेन्स को पूरा एक्सप्लेन कीजिए, जैसे कि वेन्स हैविंग द थिन वॉल्स बिकॉज द ब्लड देयर इज इन द नो लॉन्गर अंडर प्रेशर एंड दे हैविंग द वॉल्स टू इंश्योर द ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन। अब इसमें आपको सबसे पहले तो बताना था कि थिन वॉल्ड क्यों होती है। थिन वॉल्ड इसलिए होती है क्योंकि इनके अंदर प्रेशर नहीं होता। फिर सेकंड आता है कि इसके अंदर वॉल्स क्यों होते हैं। वॉल्स इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर ब्लड फ्लो को एक ही डायरेक्शन में रखना होता है। ये होता है, आपको इतना सा एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 13, जिसके अंदर की कहा गया कि हाउ इज द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एडेप्टेड फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एडॉप्शन ऑफ फूड। तो अब इसको किस तरीके से लिखेंगे आप। इसका जो आंसर रहेगा कि यहाँ पर द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैविंग द न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। आपको बस इतना से लिखना है कि इसके अंदर कहा गया कि फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ फूड। तो आपको बस उसका नाम लिखना है, उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना। जैसे कि इसमें लिख दिया कि हैज द न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको कि वीनी कहा जाता है, which increases the surface area for the absorption। मतलब एक तरीके से एब्जॉर्प्शन का एरिया इंक्रीज हो जाता है उसकी वजह से। देन फिर इसका आता है क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा और हो सकता है कि आपके भी एग्जाम में ये आ जाए। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ये है कि आउट ऑफ द गोट एंड द टाइगर विच वन विल हैविंग द लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन जस्टिफाई योर आंसर। तो अब लॉन्गर इंटेस्टाइन किसके पास होता है, तो यहाँ पर गोट बिकॉज द herbivores eating the grass needs a larger small intestine to allow the cellulose to be digested। देखो जितने भी हर्बीवोरस होते हैं वो सब क्या करते हैं कि ग्रास वगैरह खाते हैं, हरा खाते हैं, जिसके अंदर की क्या होता है सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन चाहिए होता है, और इसके अलावा इसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना होता। अब इसके बाद में आता है सेक्शन बी। अब देखिए सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चन है वो सभी के सभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, और 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लाइनें लिखनी होती है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बाइल जूस डजंट हैविंग एनी डाइजेस्टिव एंजाइम बट स्टिल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको बताना कि बाइल जूस का काम क्या होता है। तो यहाँ पर बाइल जूस मेक्स द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमच एल्कलीन फॉर द एक्शन ऑफ एन द पैनक्रियाटिक एंजाइम। अब अगर आपको अपना आंसर अच्छा दिखाना है कि टीचर थोड़ा इंप्रेस हो जाए, तो आपको क्या करना है कि पैनक्रियाटिक एंजाइम को थोड़ा अंडरलाइन कर देना, कि इससे कि टीचर की डायरेक्टली इसके ऊपर लाइन जाएगी और वो पूरा आंसर ना पढ़ करके इन वर्ड्स को पढ़ के आपको फुल मार्क्स दे देंगे, और हो सकता है कि आपको एक तरीके से जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं वो भी इग्नोर कर दें। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि बाइल सॉल्ट स्टार्ट ब्रेकिंग द लार्जर ग्लोब्यूल्स ऑफ अ फीट इन द इंटेस्टाइन टू द स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम एक्शन।
फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है कि यहाँ पर इट इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ एन द सोप ऑन डर्ट। तो इस तरीके से आपको ये आंसर लिखना है, ये 2 नंबर के लिए इतना बड़ा आंसर लिखना है। अब इसका सेकंड वाला पार्ट आता है कि इन बर्ड्स एंड मैमल्स द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ एन द हार्ट आर सेपरेटेड, गिव रीजन। तो अब इसका सिंपल सा रीजन ये है कि द सेपरेशन ऑफ कीप्स द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग, अलाउिंग a highly efficient supply of the oxygen to the body। तो इनका काम ही होता है कि जो यूज्ड जिससे ऑक्सीजन ले ली गई है और जिसके अंदर ऑक्सीजन है, इन दोनों को मिक्स नहीं होने देना। अगर ये मिक्स हो जाएंगे तो फिर हमें एनर्जी कैसे मिलेगी। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैविंग द हाई एनर्जी नीड्स, बर्ड्स एंड मैमल्स विच कॉन्स्टेंटली यूजेस एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। और एक दूसरा काम ये भी होता है कि इससे जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहता है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16, जिसके अंदर की कहा गया कि स्टेट द इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इट इज एसेंशियल दैट दीज स्टेप्स टेक्स प्लेस वन आफ्टर इमीडिएटली। अब देखिए क्वेश्चन होने को तो 2 मार्क्स का है, लेकिन आपको इसकी लेंथ देख करके लग रहा होगा कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन ये है 2 नंबर का। तो आपको लिखना कैसे है? सबसे पहले तो आपको ये रिएक्शन लिख देनी है, ठीक है। ये रिएक्शन जब आप लिख देंगे तो इस रिएक्शन के लिए आपको आधा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट और क्लोरोफिल के एक्शन से यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बनता है और उसी के साथ में ऑक्सीजन फॉर्म हो जाती है। तो इसके लिए हाफ मार्क्स मिलेगा। फिर इसके बाद में आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। अब एक्सप्लेन इस तरीके से करना है कि कन्वर्जन ऑफ एन द लाइट एनर्जी टू अ केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ एन द वाटर मॉलिक्यूल इनटू एन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आपने सिंपल सा इसमें लिख दिया कि जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा जाता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनको स्प्लिट करा जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि आप रिडक्शन ऑफ एन द कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन है वो हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में। फिर इसके बाद में इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है कि इट इज एसेंशियल दैट दीज स्टेप्स टेक्स प्लेस वन आफ्टर अदर इमीडिएटली। तो अब आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि these steps need not to takes place one after another immediately। अब इसका आप एग्जांपल भी दे रहे हैं, जैसे कि desert plants take up the carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon the energy absorbed by the chlorophyll during the process। तो ये हो गया। आप अगर इसका एग्जाम मतलब एक तरीके से एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना चाहो तो कर दीजिए, अदरवाइज एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस आपको इतना सा लिखना है कि ये कोई भी नहीं करता, क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। देन फिर इसके बाद में आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 लाइट वाले चैप्टर्स हैं। अब इसके अंदर क्या है कि एक स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट द अबव फिनोमिनन इज इन द लैब एज द व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म अमंग द अदर कलर्स ही ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ द 2 कलर्स। एक तो उसने रेड करा और एक वॉयलेंट करा, जो कि इस फिगर में गिवन है कि रेड तो ऊपर है और वॉयलेंट नीचे। फिर इसके बाद में इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, फिर इसके बाद में व्हाट इज द रीजन फॉर द वॉयलेंट लाइट टू बेंड मोर देन द रेड लाइट। अब देखिए 1 मार्क का क्वेश्चन तो ये हो गया और 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो गया, तो ये हो गया 2 मार्क्स का। इस तरीके से हो सकता है कि आपसे पॉइंट्स में करके पूछ ले, ए और बी करके पूछ ले, तो इस तरीके से घबराना नहीं है, एकदम से सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब सबसे पहले तो ये जो फिनोमिनन है, द फिनोमिनन इज कॉल्ड डिस्पर्सन। फिर इसके बाद में अब ऐसा क्यों हो रहा है, रेड और वॉयलेंट ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि द स्पीड ऑफ एन द वॉयलेंट लाइट इनसाइड द प्रिज्म इज स्मॉलेस्ट, दैट ऑफ रेड इज एन द हाईएस्ट। जब स्पीड, अगर स्पीड ही जब स्लो है वॉयलेंट की, तो उसका डेविएशन क्या होगा, डेविएशन भी उसका मैक्सिमम होगा। जब मैक्सिमम डेविएशन होगा इसीलिए वो क्या होगी, नीचे होगी, और रेड जो है वो इसी वजह से ऊपर रहने वाला है। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में सेक्शन सी। अब देखिए सेक्शन सी के अंदर जितने भी क्वेश्चन है ये हैं 3 नंबर के क्वेश्चन। अब 3 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आएगा कि आपको एक पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि 3 नंबर का एक्सप्लेन करो। इसमें छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर दिया हुआ है, जैसे कि इसके अंदर 3 पार्ट हैं, सभी के सभी 1-1 नंबर के, तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे फर्स्ट आता है, ये आता है कि राइट द 2 ऑब्जर्वेशन व्हेन द लीड नाइट्रेट इज हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब। तो आपको सिंपल सी ऑब्जर्वेशन लिखनी, यहाँ पर रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। जब ऑब्जर्वेशन कहा जाए, जब ऑब्जर्वेशन अगर रिएक्शन का कहता है तो रिएक्शन लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं कि इट टर्न्स येलो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एन द लीड ऑक्साइड एंड द रेडिश ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व। तो आपको इतना सा लिखना है कि एक तो क्या होता है, इसका फॉर्मेशन किसका होता है, लेड ऑक्साइड का होता है, और इसका रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है फ्यूम्स की वजह से। देन फिर इसके बाद में ये किस तरीके की रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है वो थर्मल डिकम्पोजिशन है। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें, लेड नाइट्रेट है, इसको हीट करा है और ये डिकम्पोज हो गया है अलग अलग सब्सटेंस में, तो इसी वजह से कौन सी रिएक्शन होगी, ये होगी थर्मल डिकम्पोजिशन। देन फिर 19th आता है।
19th वाले के अंदर कहा गया कि अ कंपाउंड X ऑफ सोडियम इज यूज्ड एज एन एंटासिड एंड इट डिकम्पोजेस ऑन एन द स्ट्रॉन्ग हीटिंग। तो अब सबसे पहले पूछा जाएगा कि इसका नाम क्या है, कि नेम द कंपाउंड X, गिव इट्स केमिकल फॉर्मूला। तो जो कंपाउंड X है वो है यहाँ पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम बोल दिया मैंने, सॉरी, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा, आप इनमें से किसी को भी बोल सकते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है वो है यहाँ पर NaHCO3। फिर इसके बाद में इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है कि एक तरीके से डिकम्पोजिशन आपको दिखाना है कि किस तरीके से स्प्लिट होता है। तो यहाँ पर NaHCO3 जो डिकम्पोज होता है, यहाँ पर ये गलत लिख दिया है रिएक्शन थोड़ी सी, तो इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पर ये NaHCO3 मतलब एक तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट जब हीट करते हैं तो ये देता है Na2CO3 और उसी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वाटर होता है। ये वाली करेक्ट रिएक्शन है। इसमें थोड़ा सा एरर आ गया कि यहाँ पर ये प्लस का साइन है, यहाँ पर एरर आना चाहिए था, ठीक है। फिर इसके बाद में लास्ट आंसर कि गिव वन यूज ऑफ एन द कंपाउंड X बिसाइड एन एंटासिड। एंटासिड के अलावा और क्या काम में लेते हैं इसको? एक तो फायर एक्सटिंग्विशर में काम में लिया जाता है और बेकिंग के लिए काम में लिया जाता है, तो इनमें से कोई सा भी एक लिख देना है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, जिसके अंदर की कहा गया है कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड 90 ml ऑफ एन द डिस्टिल्ड वाटर और आपको 10 ml ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है और आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करना है। तो देखो, जब कभी कहा जाए कि आपको डाइल्यूट प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको एसिड जो है, एसिड के साथ में वाटर को मिक्स करना है। तो अब इसके साथ में क्या क्या कहा गया कि व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ प्रिपेयरिंग एंड द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, गिव रीजन। तो अब इसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं? तो इसको प्रिपेयर करने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि आपको वाटर जो है, वाटर के अंदर एसिड को डालना है, ना कि एसिड के अंदर वाटर को। जब आप एसिड के अंदर वाटर को डाल दोगे तो क्या होता है कि वो जो रिएक्शन होती है ये होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो उस केस के अंदर ग्लास फ्लास्क जो होता है वो टूटने के चांसेस होते हैं। तो अभी वही है यहाँ पर, एड द 10 ml ऑफ the concentrated sulfuric acid slowly to the 90 ml of water with the constant stirring। आपको कंटिन्यूअसली उससे स्टर करते जाना है। फिर इसके बाद में डाइल्यूशन ऑफ एन द एसिड इज एन द हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस इफ द वाटर इज एडेड टू द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, heat generated and it causes the mixture to splash out leading to the burns and the glass container can break। तो ये है कि आप एसिड के अंदर वाटर डालेंगे या फिर वाटर के अंदर एसिड डालेंगे, ये एक्सप्लेन करा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर How will the concentration of H3O plus ions will change on dilution। तो जब H3O plus है मतलब कि हाइड्रोनियम आयंस होते हैं, ये इनको H plus ही कहा जाता है। जब H plus वाटर के साथ में कंबाइन होता है तो ये मिलता है और कभी भी H plus अकेला नहीं रहेगा, ये रहता है हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में। तो जब कभी भी H3O plus दिखे तो मतलब क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की बात करी गई है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये होता है डिक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कि लेमन जूस है, लेमन जूस के अंदर आप एक चम्मच, आपने लेमन जूस के अंदर 1 गिलास पानी डाला, फिर उसके बाद में उसी के अंदर ही 2 गिलास पानी डाल दिया, तो क्या होगा, उसका जो यूनिट है मतलब एक तरीके से पर यूनिट वॉल्यूम में उसका टेस्ट डिक्रीज होता जाएगा। उसी तरीके से ये होता है डाइल्यूशन में। देन फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 21, जिसके अंदर की कहा गया कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ सेल एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन द यीस्ट एंड मसल्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन आपको इसमें बनानी होगी। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ये आपको लिखना है। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, वो होगा पायरुवेट बन जाएगा, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्लस उसके साथ में कुछ एनर्जी जनरेट होगी। अब इसके अलग अलग होते हैं कि अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो ये यीस्ट का केस हो गया, इसके अंदर क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। फिर इसके बाद में अगर बात करें लैक ऑफ CO2, जो कि मसल सेल्स होता है, जब कभी भी हम वर्कआउट करते हैं फिर जब रनिंग करते हैं, जब होता है कि जब यहाँ पर थोड़ा मतलब एक तरीके से लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, जब रनिंग करते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो जाती है, तो क्या बनता है, वहां पर लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी फॉर्म होती है। लैक्टिक एसिड की वजह से बहुत बार क्या होता है कि एथलेटिक्स जो है वो दौड़ नहीं पाते। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वाटर रिलीज होता है और उसके साथ में एनर्जी रिलीज होती है। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन गिविंग द रीजन दैट द बेंडिंग ऑफ एन द शूट टिप ऑफ एन द प्लांट्स टुवर्ड्स द लाइट सोर्स कमिंग फ्रॉम द वन साइड ऑफ द प्लांट।
अब देखिए ये जो क्वेश्चन है मैंने इसको पॉइंट्स में स्प्लिट करा है जिससे कि आप इसको सही ढंग से सीख पाएंगे किस तरीके से लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पर अब आपको सिंपल सा क्या क्या लिखना होगा वो देखो। व्हेन अ ग्रोइंग प्लांट शुड टिप्स डिटेक्ट द लाइट अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन, तो ऑक्सिन जैसे आपने लिखा तो इसके नीचे अंडरलाइन कर देना, इज सिंथेसाइज्ड इन द शूट टिप व्हेन इट इज सेंसिटिव टू लाइट, जो कि सेंसिटिव रहता है लाइट की तरफ। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि ऑक्सिन जो है डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द शेडी साइड ऑफ एन द स्टेम। देन फिर इसके बाद में क्या होता है, it stimulates the growth of the cell on the shady side of the plant and which causes the bending of the plants to the other side। फिर इसके बाद में क्या होता है कि this gives the appearance that the stem of the plants bends in the direction of the light। आपको इसको एक्सप्लेन करना है, एज इट इज एक्सप्लेन करना है, इसको थोड़ा सा आपको रटना ही पड़ेगा कि क्या होता है। सबसे पहले जो प्लांट की शूट टिप होती है वो डिटेक्ट करती है लाइट हार्मोन की वजह से जिसको कि ऑक्सिन कहा जाता है, जो कि सिंथेसाइज करता है क्योंकि ये लाइट की तरफ सेंसिटिव होता है। फिर इसके बाद में क्या होता है कि डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द शेडी साइड ऑफ स्टेम, तो ये ऑक्सिन जो होता है ये डिफ्यूज करता है उसे। फिर इसके बाद में इसी तरीके से सारी प्रोसेस होती है और लास्ट में हम बोलते हैं कि ये जो है ये प्लांट जो है बेंड हो रहा है लाइट की तरफ। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 23। यहां पर आता है कि इट इज डिजायर्ड टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग द कॉन्केव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। What should be the range of the object distance in the above case? तो रेंज क्या होनी चाहिए उस ऑब्जेक्ट की, तो सिंपल सी बात है कि जब उसकी फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर के लिए जब वो क्या होना चाहिए रेंज, तो रेंज सिंपल सा होता है कि उसकी फोकल लेंथ से लेकर के जीरो से लेकर के फोकल लेंथ तक की जो दूरी है वही इसमें कहा जाता है रेंज को, ठीक है। तो इसकी जो रेंज रहेगी, रेंज ऑफ द डिस्टेंस शुड बी 0 to 12 सेंटीमीटर, मतलब एक तरीके से लेस देन 12 सेंटीमीटर। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि विल द इमेज बी ए स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इंफॉर्मेशन ऑफ एन द इमेज इन द केस। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो आपका रे डायग्राम है इसका 1 मार्क रहेगा और इसका 1.5 मतलब 0.5 मार्क्स इसका रहेगा कि जो कि आप इसकी नेचर ऑफ इमेज बचाएंगे, ठीक है। तो ये 1 नंबर इसका है और 0.5 मार्क्स इसका है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा कि द इमेज विल बी लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है जिसके अंदर की कहा गया है कि वेयर विल बी द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी इफ इट इज प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो ये जो है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। अब कंफ्यूज कैसे करेगा, आप बोलेंगे कि 24 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो कि आपको फोकल लेंथ जो है वो दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, ROC हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह पर बोल करके आपको ये बोल दिया है कि ये जो है ये है इतने सेंटीमीटर के ऊपर, तो आपको ये मान लेना कि ये क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो इमेज उसके जस्ट नीचे बनती है। जब ऑब्जेक्ट यहां पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो इमेज भी यहां पे ही होगी। तो इसका आंसर रहेगा कि इमेज विल बी एट 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर और द इमेज इज फाउंड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन फिर इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24। ये है कि इन द फिगर गिवन बिलो अ नैरो बीम ऑफ एन द व्हाइट लाइट इज शोन टू पास थ्रू अ ट्रायंगुलर, मतलब एक तरीके से ये आपको नैरो बीम दिखाई जा रही है और इसमें y और x बन रहे हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इस फिनोमिनन का नाम क्या है, इस फिनोमिनन का नाम है वह डिस्पर्जन। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं कि स्टेट द कलर सीन एट एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर जो एक्स वाला कलर होगा ये होगा वॉयलेंट। अभी हमने इसका रीजन डिस्कस करा था, क्योंकि जो इसकी स्पीड है वो कम होती है, इसी वजह से जो इसका एक तरीके से स्कैटर होता है ये ज्यादा हो जाता है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि थर्ड पार्ट इसका कि व्हाई डू द डिफरेंट कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट बेंड एट डिफरेंट एंगल थ्रू द प्रिज्म। अब ऐसा क्यों होता है कि सभी अलग अलग एंगल के ऊपर होते हैं, ऐसा क्यों नहीं होता कि वो एक ही एंगल पर आएंगे। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि डिफरेंट कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट बेंड थ्रू द डिफरेंट एंगल्स विद रेस्पेक्ट टू द इंसिडेंट बीम ऑफ द लाइट ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लाइट्स होती हैं उनके अंदर अलग अलग एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक तो स्पीड अलग होती है, क्योंकि सभी के पास में अलग अलग वेवलेंथ, इसलिए स्पीड अलग होती है, तो इसीलिए वो अलग अलग एंगल के ऊपर बेंड होती है, इसीलिए हमें वो स्पेक्ट्रम विजिबल होता है। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जिसके अंदर की कहा गया कि व्हाट इज विजिबल स्पेक्ट्रम। अब विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है? विजिबल स्पेक्ट्रम इज अ बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ एन द व्हाइट लाइट बीम। पूरा एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि बैंड्स जितने भी कलर्स हैं उनका जो हमें विजिबल होते हैं उसी को विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है।
फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि वाई इट इज एन द रेड यूज्ड एज एन द स्टॉपिंग लाइट एट द ट्रैफिक सिग्नल। अब रेड लाइट ही क्यों काम में लिया जाता है, रेड ही क्यों लिया जाता है? रेड ऐसा तो है नहीं कि डेंजर का है, मतलब इसीलिए इसको काम में लिया जाता है। इसलिए लिया जाता है क्योंकि रेड लाइट इज स्केयर्ड द लीस्ट बाय द एयर मॉलिक्यूल्स एंड हैज द लॉन्गर वेवलेंथ एंड इट ट्रेवल्स द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर रेड कलर का साइन होता है तो ये क्या होता है, दूर से ही डिटेक्ट हो जाएगा, मतलब आपको दूर से दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पर डेंजर है। वो ब्लिंक करता है, क्यों? क्योंकि उसकी जो स्कैटरिंग होती है एयर मॉलिक्यूल्स के द्वारा वो सबसे कम होती है और उसकी वेवलेंथ भी सबसे ज्यादा होती है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है थर्ड पार्ट, जिसके अंदर की कहा गया कि टू ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म आर केप्ट टुगेदर कनेक्टेड थ्रू देयर रेक्टेंगुलर स्लाइड्स। A light beam is passed through one side of the combination. Will there be any dispersion? Justify your answer. तो ये जो है इस सेटअप के अंदर आपको क्या दिया गया है कि दो ग्लास प्रिज्म को एक साथ जोड़ दिया गया, जैसे कि ये है इस तरीके से इनको एक साथ जोड़ दिया गया है। अब उसके बाद में क्या होगा, मतलब ऐसे नहीं, इनको ऐसे उल्टा करके जोड़ते ताकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाए। तो यहाँ पर इस सेटअप में है, ये जो सेटअप है, दिस सेटअप विल बिहेव लाइक अ ग्लास स्लैब रिजल्टिंग इन द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द 7 कलर्स टू प्रोड्यूस द व्हाइट लाइट। अब क्या होता है, जैसे कि ये यहाँ से लाइट आई, इसमें लाइट आएगी, ये इस तरीके से होगा, फिर ये इस प्रिज्म में वापस से जाएगी, ये क्या करेगा, फिर से उसको इन्वर्ट कर करके व्हाइट लाइट बना देगी। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर की कहा गया कि एक्सप्लेन वेयर एंड हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस। तो अब अगर बात करें कि कहां पर और कैसे होता है, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लड पासेस थ्रू द फिल्ट्रेशन यूनिट्स इन अ किडनी कॉल्ड नेफ्रॉन। फिर इसके बाद में क्या होता है कि पासेस थ्रू द ग्लोमेरुलस इन अ बाउमैन कैप्सूल। फिर उसके बाद में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेट इनिशियली हैज द ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वाटर, सॉल्ट्स एंड नाइट्रस वेस्टेज। फिर इसके बाद में क्या होता है, फिर इसके बाद में होता है रीअब्जॉर्प्शन। फिर इसके बाद में वाटर एज पर द नीड ऑफ द बॉडी, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स ऑल आर रीअब्सॉर्ब्ड। फिर इसके बाद में लास्ट में क्या होता है कि सिक्रीशन ऑफ एन द एक्सेस वाटर, सॉल्ट, यूरिया, जो कि नाइट्रोजेनियस वेस्ट होता है, विच मेक अप द यूरिन। तो ये होती है पूरी पूरी यूरिन की फॉर्मेशन। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 27, जिसके अंदर की कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज और आर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड वेयर द डिकम्पोजिशन आल्सो हैपन। तब आपको सबसे पहले बताना है कि कौन सी एक्सोथर्मिक है, कौन, मतलब एक तरीके से एंडोथर्मिक बताना है, एक्सोथर्मिक नहीं। तो यहाँ पर जो एंडोथर्मिक है, जिसके लिए कि हमें अंदर हीट देनी पड़ेगी, हमें उसे हीट करना पड़ेगा, वो कौन सी रिएक्शन है, वो है यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट ये होता है, क्योंकि इसको आपको हीट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। इसमें हीट का नाम आ गया तो इसमें हीट देना पड़ेगा। रेस्पिरेशन में भी नहीं होता, रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एसिडिफाइड वाटर, इसके अंदर भी आपको एनर्जी देनी होती है। तो इसके दो ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गए। फिर इसके बाद में आता है यहाँ पर इसका बी पार्ट, जिसके अंदर की है कि सिल्वर क्लोराइड व्हेन केप्ट इन अ ओपन टर्न्स ग्रे, इलस्ट्रेट विद द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो आपको सिंपल सी रिएक्शन लिखनी होगी कि सिल्वर क्लोराइड जब आप इसे सनलाइट में रखेंगे तो यहाँ पर Ag मिल जाएगा और उसके साथ में क्लोरीन गैस मिल जाएगी। ये होगी इसकी रिएक्शन। इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। देखो इतना आसान क्वेश्चन है और इसके लिए 3 नंबर मिल जाते हैं। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 28, जो कि यहाँ पर भी सेम ही है, इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 28, इसके अंदर कहा गया कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर जो दिया हुआ है 1.33 दिया हुआ है, और जो डायमंड की है वो है 2.42। अब इसके बाद में सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन विच मीडियम डज द लाइट मूव फास्टर, वाटर और डायमंड। तो किस में ज्यादा फास्ट मूव करेगी? तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है, जिसको कि हम n से डिनोट करते हैं, वो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो आप ये बोल सकते हो कि n इज इक्वल टू यहाँ पर होता है c बाय v ऑफ मीडियम। अब जैसे कि यहाँ पर अगर बात करी जाए कि n ऑफ वाटर, वाटर को w से लिख देते हैं, वो हो गया यहाँ पर कितना है, वो है 1.33। और अगर बात करें n ऑफ यहाँ पर डायमंड की, वो है यहाँ पे 2.42। तो अब देखिए ये जो n ऑफ डायमंड है ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो डिनोमिनेटर है, जैसे कि c बाय v होता है, तो यहाँ पर v ऑफ डायमंड की अगर बात करेंगे तो वो स्मॉलर होगा, इसीलिए ही तो इसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो यहाँ पर ओवरऑल नंबर डिक्रीज हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो उसी तरीके से जो स्पीड वो रहेगी, सिंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन द डायमंड इज मोर, हेंस द स्पीड ऑफ लाइट इज लेसर इन डायमंड। तो जो स्पीड ऑफ लाइट रहेगी वो कम रहेगी डायमंड में।
फिर इसके बाद में कहा गया कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो अब आपको यहाँ पर निकालने की विद रेस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, तो इसके लिए मैंने पूरा इलस्ट्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वाटर की जो स्पीड ऑफ लाइट है वाटर में वो है VW और जो स्पीड ऑफ लाइट है डायमंड में वो है VD। फिर इसके बाद में अगर बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा स्पीड ऑफ वाटर मतलब लाइट इन वाटर और स्पीड ऑफ लाइट इन अ डायमंड, इन दोनों का रेशियो लेना होगा। तो यहां से जो n आ जाएगा वो आ जाएगा VW/VD, फिर आपको सिंपल सी वैल्यूज पुट करनी है और उसे सॉल्व करना है, जो कि यहाँ पर आप C से C कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, वहां से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो आंसर है वो रहेगा 1.82। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 29, जो कि आता है हमारे सेक्शन डी में। अब सेक्शन डी में जितने भी क्वेश्चन है ये सब हैं 5 नंबर के। अब 5 नंबर के क्वेश्चन है, इनको ऐसे पार्ट्स में पूछा जाता है। यूजुअली ऐसा नहीं आएगा कि पूरा एक ही क्वेश्चन आ जाएगा, 5 नंबर का पार्ट्स में पूछा जाएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं करा है तो किसका वेट करो ना, सब्सक्राइब और लाइक भी करो और अपने दोस्तों के साथ में इसको जरूर से शेयर कर देना। अब इसके बाद में कहा गया है कि यहाँ पर मैच द फॉलोइंग pH वैल्यूज, जो कि 1, 7, 10, 13 दिया हुआ है, टू द सॉल्यूशन गिवन बिलो। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से आपको pH को मेक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहली आती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फिर इसका बाद में गैस्ट्रिक जूस ब्राइन हो गया और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो अगर आप ये सब चारों के आंसर देते हो तो आपको इसके लिए 2 नंबर मिलेंगे और बचा हुआ जो क्वेश्चन है इसके लिए आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जो pH होती है वो होती है 10, गैस्ट्रिक जूस की pH होती है 1, ब्राइन की जो pH होती है वो होती है 7, और यहाँ पर अगर बात करें एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड की, मतलब एक तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड की, वो होती है यहाँ पर 13। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि अमित एंड रीता डिसाइडेड टू बेक अ केक एंड एडेड बेकिंग सोडा टू द केक बैटर। मतलब केक का जो बैटर होता है उसके अंदर उन्होंने क्या करा है कि बेकिंग सोडा को डाल दिया। एक्सप्लेन विद द बैलेंस रिएक्शन एंड द रोल ऑफ अ बेकिंग सोडा, मेंशन एनी 2 यूजेस ऑफ अ बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि बेकिंग सोडा की क्या रिएक्शन होती है और उसी के साथ में क्या यूज होता है उसका। तो अगर बात करें यहाँ पर बेकिंग सोडा अंडरगोज द थर्मल डिकम्पोजिशन टू फॉर्म, यहाँ पर क्या क्या फॉर्म होता है जब बेकिंग सोडा थर्मल डिकम्पोजिशन में होता है, Na2CO3, उसी के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, और यहाँ पर जो CO2 होता है, CO2 मेक्स द केक फल्फी एंड सॉफ्ट। जो केक हमारा फल्फी और सॉफ्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। जैसे कि यहाँ पर गिवन है कि NaHCO3 जो कि बेकिंग सोडा है, B ऐसे लिख रहा हूं मैं इसे, ये देता है हमें हीट करने के ऊपर। देखो इसको हीट करने के ऊपर मिलेगा Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ में वाटर मिलता है। अब इसके यूजेस क्या क्या है, सबसे पहले आता है कि यूज्ड इन अ फायर एक्सटिंग्विशर, एंटासिड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टोमच और टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड इन इंस्टिंक्ट। तो आप इनमें से कोई से भी यूजेस लिख सकते हो, जो आपका मन करे वो लिख देना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30, जिसके अंदर की कहा गया है कि 4 एग्जांपल्स A, B, C, D चेंजेस द कलर ऑफ pH और द सॉल्यूशन टू द ग्रीन, रेडिश, पिंक, ब्लू एंड ऑरेंज, ये सब गिवन है। And their pH were recorded as 7, 2, 10.5 and 6 respectively. Which of sample has the highest amount of the hydrogen ion concentration? Arrange the 4 sample in the decreasing order of their pH. तो इस एक क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो आपको pH गिवन है सभी की। तो अब pH से क्या होता है, pH को आपको याद रखना है, जिसके पास में जितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी उसका जो pH है वो उतना ही ज्यादा स्मॉल होगा। जिसके पास में जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उसकी pH उतनी ही ज्यादा स्मॉल होगी। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें pH जो है वो दिया हुआ है आपके पास में 10.5, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा कम होगी, और जिसकी pH सबसे कम है जो कि 2 है उसकी pH सबसे ज्यादा होगी। तो इस तरीके से अरेंज करने, जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन वाला रहेगा वो रहेगा pH2। तो pH2 जो है वो है B की। फिर इसके बाद में हम अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आएगा वो आएगा 10.5, फिर उसके बाद में आपको लिख देना है 7, फिर इसके बाद में 6 और फिर उसके बाद में 2। ये रहेगी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 2, इसका है कि इसमें है कि राहुल फाउंड दैट द प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हिच ही स्टोर्ड इन अ कंटेनर हैज बिकम अ वेरी हार्ड एंड लॉस्ट इट्स बाइंडिंग नेचर। अब बाइंडिंग नेचर का मतलब क्या होता है कि वो, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, वो होता है पाउडर। अब जैसे उसके अंदर वाटर मिक्स करा जाता है तो वो क्या होता है, एक सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो सॉलिड फॉर्म में हो गया, इनके
कहने का मतलब ये है कि वो सॉलिड फॉर्म में हो गया है। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, इसका रीजन क्या है? आल्सो राइट अ केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो आपको इसकी केमिकल रिएक्शन भी लिखनी है और हुआ क्या है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ड्यू टू मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ जिप्सम। तो अब इसकी रिएक्शन क्या होती है कि CaSO4 क्या है, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। और इसके साथ में जब वाटर ऐड करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है जिप्सम में। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? जिप्सम में कन्वर्ट हो गया है। अब इसका आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर की कहा गया कि गिव एनीवन यूजेस ऑफ अ प्लास्टर ऑफ पेरिस अदर देन फॉर प्लास्टरिंग और द स्मूथनिंग ऑफ वॉल्स। तो इसके अलावा और क्या काम में लिया जाता है? मेकिंग टॉयज, डॉल्स, स्टैच्यूज बनाने में, फिक्सिंग ब्रोकन लिम्स। एक तरीके से जब आप डॉक्टर के प्लास्टर बनवाने जाते हो तो वो भी यही बांधते हैं आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि पाउडर होता है, आपके पट्टी बांधी जाती है हाथ के ऊपर, फिर उसके बाद में इसको उसके ऊपर लगाया जाता है, जो कि एक तरीके से हार्ड हो जाता है। और मेकिंग डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने में काम में लिया जाता है। अब मैं आता है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर कहा गया है कि आपको एक फिगर गिवन है, इस फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले आइडेंटिफाई एनी टू पार्ट्स फ्रॉम द डायग्राम विच कैरी द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है आपके कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या, कहां से आ रहा है? वो आ रहा है BDF से। अब B क्या है? वो है लेफ्ट वेंट्रिकल, आरोटा हो गया, लेफ्ट ऑरिकल हो गया, या फिर पल्मोनरी वेन हो गया। फिर इसी तरीके से डीऑक्सीजनेटेड है वो ACE से आ रहा है, जो कि राइट वेंट्रिकल है, C पल्मोनरी आर्टरी है, और E जो है वो है राइट ऑरिकल है या फिर वेना केवा है। और जिसका सेकंड पार्ट है वो है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द डबल सर्कुलेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। तो अब आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ये है पूरा फ्लो चार्ट, जैसे कि आपको ये एग्जैक्टली ऐसा कैसा कॉपी कर लो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सही ढंग से समझो और आपको ऐसा कैसा कॉपी कर देना है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको एक ग्लास स्लैब गिवन है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, उसको एक मीडियम में रखा गया है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, और इसके ऊपर एक लाइट इंसिडेंट हो रही है और आपको इसके लिए अलग अलग पाथ ड्रॉ करने हैं। इसका जो रहेगा वो रहेगा 5 नंबर। तो देखो इसके अंदर अलग अलग है। सबसे पहली बात अगर करें, N1 इज ग्रेटर देन N2, मतलब कि जो ग्लास स्लैब है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो क्या होगा यहाँ पर? द रे मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अगर आप ये लिखोगे तो इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और इसके लिए यहाँ पर आपको 1.5 मार्क्स मिलने वाले, इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पर ये जब यहाँ से आए तो ये क्या करेगा? ये हो रहा है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यहाँ से जब ये जाएगा तो नॉर्मल से थोड़ा दूर चला जाएगा। फिर इसी तरीके से दूसरा और तीसरा केस भी है कि एक तो रे मूव्स डेविएटेड, मतलब अनडेविएटेड जाएगी जब दोनों का सेम है, और अगर वो एक तरीके से जब इसका मीडियम है वो अलग हो जाता है। तो इसमें ये 3 केस हैं, आप इनको अच्छे से याद रख लेना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया। अच्छे से समझ में आया तो लाइक कर देना, बार बार नहीं बोलूंगा, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।